रसोई के रहस्य आओ मिलकर खोले हम। सब्जी दाल मसाले इन सबको टटोले हम। रसोई के रहस्य आओ मिलकर खोले हम। सब्जी दाल मसाले इन सबको टटोले हम। रसोई के रहस्य आओ मिलकर खोले हम। रसोई के रहस्य आओ मिलकर खोले हम। नमस्कार, रसोई के रहस्य के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। वेलकम टू रसोई के रहस्य's थर्ड एपिसोड इन द मेथड्स ऑफ कुकिंग सीरीज। आज हम एक बहुत ही बेसिक और बहुत ही इंटरेस्टिंग मेथड ऑफ कुकिंग को डिस्कस करने वाले हैं। इट्स अगेन मॉइस्चर बेस्ड, इट्स मॉइस्ट कुकिंग एज इट्स कॉल्ड। तो आप समझ ही गए होंगे कि ये पानी में बुलबुलों की कहानी है बेसिकली। सो इट्स अ स्टोरी ऑफ बबल्स इन वाटर। ये हमारी बहुत ही सिंपल और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाला मेथड है, बट एट द सेम टाइम हम लोग के लिए ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकता है, क्योंकि इसमें टाइम नहीं पता चलता, आवाज़ से सुनना पड़ता है, हाथ ऊपर बर्तन के रख के उसको एहसास करना पड़ता है। तो अब तक आप समझ ही गए होंगे, दिस इज़ बॉइलिंग या उबालना, जिसको हम रोज़ इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो चाय के लिए पानी हो, चाहे वो दूध उबालना हो, चाहे कोई सब्ज़ी बनानी हो या कुछ भी करना हो, उसमें बॉइलिंग काम में आता ही है। अब बॉइलिंग जितना सिंपल है उतना ही कॉम्प्लेक्स भी है, क्योंकि इसमें जो है एक साइंस है। कन्वेक्शन करंट्स आप लोगों ने शायद स्कूल में बहुत लोगों ने सुना होगा कि पानी जो है हीट ट्रैवल्स इन कन्वेक्शन करंट्स। तो वो मतलब गोल इन इट्स अ स्पाइरल काइंड ऑफ थिंग, नीचे से शुरू होकर ऊपर सरफेस को उठता है। तो वो सर्कुलर हीट ट्रैवल होती है और उसमें बबल्स, अलग अलग स्टेजेस पे बबल्स बनते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि पानी बॉईल हुआ या नहीं। अब हम लोग ज़्यादा करके बिना देखे पानी को बॉईल करना किस तरह करना है हम लोग सब कर लेते हैं, क्योंकि हमको सुनने की आदत है, हमको उसको एक्सपीरियंस करने की आदत है। तो काफ़ी सारी ये चीज़ें हमारे लिए एक मैटर ऑफ हैबिट हो जाती हैं। सो इट्स नॉट रियली सो डिफ़िकल्ट। अब ऑर्डिनरली अगर देखा जाए तो मैंने एक्सपेरिमेंट करके देखा है, 1 कप पानी अगर आप तेज़ आंच पे रखें तो उसके ऊपर तक, सरफेस तक प्रॉपर्ली बबल्स होने में, मतलब बॉयल होने में तकरीबन 1 मिनट लगता है। सो दैट इज़ एन एस्टिमेट कि वो फुल बॉयल तब तक होता है। 1 मिनट, 1 कप को अबाउट 1 मिनट लगता है ऑन हाई फ्लेम। नाउ आई विल बिगिन दिस एंटायर थिंग। आपको अलग अलग बॉइलिंग के भी अलग स्टेजेस होते हैं, एक 3-4 अलग स्टेज होते हैं बॉइलिंग के। तो मैं पहले शुरू करूँगी आपको इसके बारे में बताने से। सो बॉइलिंग का जो सबसे पहला स्टेज है उसको बोलते हैं बेर सिमर, मतलब BARESIMMER, मतलब बिल्कुल लाइक ऑलमोस्ट, जिसको बोलते हैं ना, धीरे धीरे से उसको जब ऑलमोस्ट सिमरिंग है, प्रॉपरली सिमरिंग भी नहीं हो रही है, इसको बस शुरुआत ही हो रही है उस तरह से। तो इसमें क्या होता है कि पानी आपका गर्म हो जाता है और उसमें बहुत छोटे छोटे बबल्स जो है नीचे, लाइक रियली स्मॉल स्लो बबल्स नीचे पड़ते हैं, सरफेस तक आते नहीं हैं। ये चीज़ जो है इसको ज़्यादा करके तब यूज़ किया जाता है जैसे हम कुछ चीज़ बना रहे हों, दाल, लेट्स से हम दाल बॉईल कर रहे हैं। अब दाल को पहले तेज़ आंच पे हमने किया, उसके बाद धीमे कर दिया। अब उस पे क्या होगा, वो धीमे धीमे करने पे ऊपर तक, मतलब जहाँ पानी जो ऊपर उठ के आता है, जिसमें से फिर हम वो कचरा निकाल के फेंक देते हैं, या फिर अगर हम किसी चीज़ को बना रहे हैं जिसमें कि दाल का पानी हमको सिर्फ ऊपर का पानी इस्तेमाल करना है वो निकालने के लिए, तो इसका जो प्रोसेस है, इसकी जो प्रक्रिया है, इसको बेर सिमर कहते हैं। कि अगर इसको तेज़ हमने कर दिया, या फिर स्टॉक अगर बन रहा हो, वेजिटेबल स्टॉक आपने बनाना हो, इस चीज़ को अगर आप तेज़ कर देंगे तो क्या होगा कि नीचे का भी जो रेसिड्यू है, जो मेन मटेरियल है, वो भी एजिटेट होके मिक्स हो जाएगा, क्योंकि वो भी इतना गर्म हो जाएगा कि नीचे से वो भी उठना शुरू हो जाएगा, पानी उठना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए इसको बोलते हैं बेर सिमर के। बहुत ही सबसे स्लो और सबसे क्वाइट मेथड है ये बॉइलिंग का। नेक्स्ट जो है उसको कहते हैं सिमर। अब सिमर मतलब कि इससे जो पहले अभी बबल्स बहुत छोटे थे, हमको ऑलमोस्ट लाइक थोड़ा थोड़ा आवाज़ आता है,
बट इसमें अब जो है इसके बबल्स थोड़े से और बड़े हैं, इसके बबल्स नीचे से धीरे धीरे उठने शुरू होते हैं और हल्के हल्के मतलब 2 3 4 हर 2 3 सेकंड में एक बबल थोड़ा सा इधर उधर होता है और हल्की हल्की स्टीम निकलती है, मतलब हाथ अगर आप लगाए तो भाप हल्की हल्की निकलनी शुरू होती है। इसका जो मेथड है ये बहुत अच्छा मेथड है स्लो कुकिंग के लिए। अब जैसे कोई चीज़ हमको ज़्यादा देर तक पकानी हो, उसको टेंडराइज करना हो, जैसे मीट हो या कोई सब्जी हो, जैसे हम अगर आग में बना रहे हैं, ये सिमरिंग जो है ये हम लोग के खासकर हम लोग के पास जो ग्रेवीज बनती हैं हम सब कुछ पहले अच्छे से उबाल के करके फिर उसको धीमी आंच पे उसको पकने देते हैं। तो ये सिमरिंग का प्रोसेस जो है ये हमारे कुकिंग में बहुत अच्छा आता है और खासकर मीट वगैरह भी अगर कुक हो रहा हो तो उसको टेंडराइज करने के लिए ये प्रोसेस बहुत अच्छा है। इसमें हमने देखा कि बहुत थोड़े थोड़े कांस्टेंट अब बबल्स हो गए, थोड़े से हैं बट थोड़े से कांस्टेंट बबल्स हैं जो धीरे धीरे ऊपर कर रहे हैं एंड ये पकने शुरू चीज को पका देता है। तीसरा जो है वो है विगरस सिमरिंग या फिर जेंटल बॉइलिंग। अब देखो अब ये बीच वाला स्टेज आ गया। अब विगरस सिमरिंग में क्या होगा कि धीरे धीरे आपके जो है छोटे छोटे बबल्स के साथ में बीच बीच में एक दो बड़े बबल्स भी उठने शुरू हो जाएंगे। तो इसको जो है ये सब अब धीमी आंच पे चीज है, जेंटल बॉयल है क्योंकि ये अभी फुल बॉइलिंग हुई नहीं है। तो इसमें जो है आप देखेंगे थोड़ा सा कंटिन्यूस मतलब स्टीम थोड़ी सी ज्यादा निकलेगी सिमरिंग से और थोड़ा थोड़ा जैसे बबल छोटे बबल्स उठेंगे फिर एक दो बड़े फुटक फुटक करके बबल्स उठेंगे। तो ये जो है इसमें ये बेसिकली जब हम कोई सॉसेस बना रहे हों या हम कोई चीज़ रिड्यूस कर रहे हों तो उस चीज़ में ये काफ़ी काम आता है। क्योंकि अगर यही हम या फिर हम जैसे मसाला बना रहे हों किसी चीज़ का, प्याज टमाटर का मसाला बनाकर हम लेकिन अगर तेज़ आंच पे कर दिया तो बहुत ज़ोर से सब तरफ से फूटेगा और इधर उधर फैलेगा। लेकिन इसमें क्या होगा कि थिकनिंग होगी धीरे धीरे, पानी धीमे धीमे उसके अंदर जो लिक्विड है वो सूखेगा और अपना व्हाइट सॉस वगैरह या ब्राउन सॉस बनाए या कुछ इस तरह के पास्ता सॉस वगैरह बनाए तो इस मेथड से ये सब चीज़ क्या करेगा, वो सब चीज़ को मिक्स भी करेगा बट एट द सेम टाइम एक जेंटल बॉइलिंग मेथड में ये अब चीज़ को पकाएगा। अब हमारा चौथा जो है वो है बॉइलिंग। ये अब यहाँ पर आकर प्रॉपर बॉइलिंग शुरू होगी, बबल्स थोड़े और बड़े होंगे, बबल्स नीचे से ऊपर उठेंगे। सो नीचे से खूब जोर जोर से बबल्स होने शुरू हो जाते हैं और उठ के सरफेस पे आकर फूटते हैं। आपको ये आवाज़ आएगी साइड पे से, जैसे ऊपर को सरफेस को आएंगे तो हम लोग को पता है कि हमारे बर्तनों में साइड्स पे आवाज़ आनी शुरू हो जाती है। तो ये जो है हम हर तरह की चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं, सब्जियों के लिए यूज़ करते हैं, अपनी और भी मीट्स वगैरह कुछ भी पकाना चाहें हम सब इस सब के लिए बॉइलिंग तो हम तो इसमें अब ये बबल्स जो हैं और कॉन्स्टेंटली बड़े बबल्स हैं, कॉन्स्टेंट बबल्स हैं एंड दे कम एट ब्रेक ऑन द सर्फेस। और स्टीम जो है आपकी कंटिन्यूसली स्टीम, अब ज़्यादा स्टीम राइज होगी, आप अगर हाथ लगाएंगे तो आपको रेगुलर भाप नजर आएगी। और पता क्या है कि टेम्परेचर नीचे से उठता है, गर्मी नीचे से उठकर इट कम्स एंड ब्रेक्स एट द सर्फेस। ऊपर का जो टेम्परेचर है पानी का वो सबसे आखिर में गर्म होता है। तभी आप अगर हाथ लगाएं, कभी अगर गलती से प्लीज हाथ मत लगाइएगा, बट आई एम जस्ट सेइंग कि अगर आप करें तो आप देखेंगे कि सबसे नीचे जो है सबसे गर्म पानी होगा और ऊपर जो है, अब जैसे आप सोचो आप नहाने का पानी मिला रहे हो, आप ठंडा और गर्म पानी मिला रहे हो तो नीचे में आपका पानी गर्म रहेगा और फिर वो ऊपर को उठेगा। तो उस तरह से ऊपर का सरफेस आपका ठंडा रह जाएगा कभी कभी, जब तक आप नीचे से हाथ डाल के पूरी तरह से मिला ना लें। दैट इज, वैसे तो हॉट वाटर राइजेज एंड कोल्ड वाटर सिंक्स, तो इस तरह से दिस विल हैपन। अब पांचवा जो है सबसे इम्पोर्टेंट इज द रोलिंग बॉयल। रोलिंग बॉयल का मतलब कि गड़ 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 करके आपको बड़े बड़े बबल्स कॉन्स्टेंटली खूब सारी भाप के साथ में ये उठते रहेंगे। और रोलिंग बॉयल का हम डिफरेंशिएट, बॉयल और रोलिंग बॉयल में क्या फ़र्क है? बॉयल में ये है कि आपके बबल्स कांस्टेंट होंगे लेकिन आपके बबल्स कंपैरेटिवली जेंटल होंगे। कि आपने लेट्स से कोई सब्जी डाली बॉईल करने के लिए, आपने सब्जी, द मिनट यू ड्रॉप द सब्जी इन इट, बॉइलिंग जो है वो पानी 2 मिनट के लिए थम जाएगा बॉईल होना और फिर से बॉईल होना शुरू होगा। रोलिंग बॉयल का ये है कि वो बॉइलिंग बहुत ही एग्रीवेटेड बॉइलिंग है, बहुत कंटिन्यूस और जोर जोर की बॉइलिंग है जो कि कंटिन्यूसली चलती रहेगी। एंड आप चाहे उसमें सब्जी डालें या उसको चम्मच से हिलाए करें, ये बॉइलिंग उसी उसी अग्रेशन के साथ, उसी एक्टिविटी लेवल के साथ वो
होती रहेगी। तो इसीलिए ये हम लोग यूज़ करते हैं ब्लांचिंग, क्योंकि अगर इसमें सब्जी डाली और निकालना हो हमको 1 मिनट में, 1.5 मिनट में, 2 मिनट में अगर निकालना हो तो वो आसानी से निकल जाती है। तो इसलिए रोलिंग बॉयल इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर विगरस कुकिंग। तो ये हमारे मेन जो है हमारा बेस है टू अंडरस्टैंड बॉइलिंग। एंड ये अलग अलग लेवल्स हैं आपके बॉइलिंग के। अब सिंस हमने साइंस देख लिया बॉइलिंग का, अब अगला है कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ बॉइलिंग। हम बॉइलिंग क्यों करते हैं? बॉइलिंग एक बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी और बहुत ही हेल्दी मेथड है कुकिंग का। दिस इज़ बिकॉज इसमें जो भी हम सब्जी डालें या आप मीट डालें या जो भी चीज़ आप डाल के उसके अंदर आप पकाते हैं, तो वो पानी के अंदर ही उसका न्यूट्रिशन जो है उसके अंदर पानी के अंदर ही रह जाता है और वो पका भी देता है। एंड एट द सेम टाइम अगर वो पानी आप इस्तेमाल करें अपनी सब्जियों वगैरह में या अपने बाकी कुकिंग में, तो उसके न्यूट्रिएंट्स उसमें ही रह जाते हैं। बट इसमें एक दो चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि आप जब बॉइलिंग करें तो आप इंश्योर करें कि ये पानी जो है इसका फेंके नहीं, बिकॉज इफ यू थ्रो दिस वाटर अवे अ लॉट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स आर गोइंग टू गेट वेस्टेड। जस्ट लाइक ब्लांचिंग हमने सीखा था, उसी तरह बॉइलिंग की भी स्पेसिफिक टाइम होता है। सिर्फ ये है कि इसके स्पेसिफिक टाइम हम उतनी आसानी से आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन आपकी सब्जी किस तरह की, आपका रॉ मटेरियल कैसा है। अब कई जगह पे आलू एकदम मशी हो जाते हैं, कई जगह पे गाजरें बहुत टाइम लगाती हैं पकने के लिए। तो इसमें जो एक आसान तरीका है टेस्ट करने का वो है आप अपना या तो फॉर्क डालें या छुरा अंदर डाल के देखें कि पका है या नहीं। अगर तो वो मुश्किल से अंदर जा रहा है इसका मतलब कि अभी तक हुआ नहीं है। बट अगर आपकी सब्जी पक गई है तो आपकी छुरी बहुत आराम से अंदर जाके बाहर निकल आएगी और आपको इसको भी ब्लांचिंग की तरह उसी स्टेज पे फटाफट जैसे ही वो होता है उसको पानी में से निकाल देना है। बिकॉज अगर आप गैस बंद भी कर दें वो पानी के अंदर अपना पकता रहेगा, क्योंकि उसमें अपनी गर्माइश है पानी की, तो वो पकती रहेगी और वो ओवर बॉयल होने का उसका डर रहता है। सो इट इज़ एब्सोल्युटली नेसेसरी टू डू दिस। एक और चीज़ जो ज़रूरी है जानने की वो ये है कि आप अगर पानी के अंदर नमक या चीनी कुछ भी डालें तो इसका तापमान बढ़ता है एंड एक्टिविटी इंक्रीज होती है। इस एक्टिविटी के इंक्रीज होने से पानी के अंदर जो है बॉइलिंग जल्दी होती है, बिकॉज उसके अपने जो एलिमेंट्स हैं वो मिक्स होकर उसके पानी का टेम्परेचर बढ़ा देते हैं। एंड एक और चीज़ याद रखना ज़रूरी है कि जब आप बॉइलिंग करें किसी चीज़ का तो अलग अलग चीज़ों के लिए अलग तरह से बॉइलिंग होता है। लेट्स से कि आप अगर रूट वेजिटेबल्स यूज़ कर रहे हैं, स्टार्ची जो चीज़ें आप अगर यूज़ कर रहे हैं, तो इसके लिए हर वक्त अच्छा ये होता है कि आप पानी जो इस्तेमाल करें वो ठंडा हो। मतलब कि आप सब्ज़ी अपनी अच्छी तरह से धोएं, खूब अच्छी तरह से उसको साफ करें और उसकी उसका अगर कैरेट यूज़ कर रहे हो या बीन्स यूज़ कर रहे हैं, जो भी यूज़ कर रहे हैं, उसको साफ करके उसके हेड्स और टेल्स काट दें। गोभी या ब्रोकली है तो उसके नीचे से उसके डंठल अलग कर ले, डंठल करके साफ करके अगर अंदर डालना है डालें, उसको फ्लारेट्स में तोड़ ले। मतलब जिस तरह से भी हो आप अपनी सब्जी को पहले अच्छी तरह से प्रोसेस कर लें। फिर रूट वेजिटेबल्स जैसे आपके बीट रूट हुआ, शकरकंदी हुई, शलगम हुआ, मूली हुई और ये अपना आलू वगैरह हुआ। सो ये सब चीज़ें जो है इनको ठंडे पानी के अंदर से डाल के शुरू करना। द रीज़न बिहाइंड दिस इज़ कि इसके अंदर की जो स्टार्च है वो बहुत जल्दी ढीली होकर पानी के अंदर लीक हो जाती है। सो दैट इज़ अ प्रॉब्लम। तो इसीलिए इसको ठंडे पानी से करके हम लोग अगर बॉईल करना शुरू करेंगे तो वो सब्जी तब साथ साथ में पकनी शुरू हो जाती है। एंड इट्स नॉट कि गर्म पानी में डाला और उसको पकाया तो उसका स्टार्च रिलीज हो जाता है बहुत जल्दी और चीज़ खराब होने का डर होता है। आलू जब भी आप बॉईल करें, प्रेफरेबली आलू जो है आप उसको छिलके समेत बॉईल करें और बाद में छीलें, अनलेस कि आप कोई स्पेसिफिक शेप्स हैं, आप कुछ पका रहे हैं जिसमें आपको एक स्पेसिफिक शेप चाहिए और आप वो शेप के अंदर आलू को वैसे ही पकाना चाहते हैं तो बात और है। बट एज अ जनरल प्रैक्टिस इट ऑलवेज मेक सेंस कि आप आलू को, क्योंकि इससे क्या है कि उसका शेप रिटेन होता है, नहीं तो उसका शेप खराब हो जाता है, स्टार्च ढीली पड़ जाती है और आलू का शेप आपका पूरा खराब हो जाता है। एंड आलू जैसी चीज़ है ये 10 से 15 मिनट लगता है इसको बॉईल होने में। बीटरूट अगर कोई इस तरह खुली बॉईल कर रहे हैं तो इसको ऑलमोस्ट 40-45 मिनट से 1 घंटा लग सकता है। और शलगम वगैरह को भी ऐसा 20 से 25 मिनट लगता है। गाजर अगर पूरी डाल रहे हो तो गाजर को 10-15 मिनट लगते हैं। अगर पीसेस में कटा हो तो गाजर आपकी अप्रॉक्सीमेटली 5 से 7 मिनट 8 मिनट के अंदर
पक जाती है। तो ये सब टाइमिंग्स जो है अलग अलग है और अलग अलग तरह से पकते हैं। तो अब इसमें अब हम क्या करेंगे? आजकल तो खैर हम लोग हार्डली ये मेथड तो बहुत ही कम यूज़ होता है जनरली, स्पेशली टू कुक फुल वेजिटेबल्स। हम लोग ज़्यादा करके उसके लिए प्रेशर कुकर्स करते हैं या वो सब यूज़ करते हैं, बट इट्स अ वेरी हेल्दी वे ऑफ ईटिंग फूड, क्योंकि आपकी सब्जी एकदम करेक्ट पॉइंट पे और एकदम करेक्ट मात्रा में पकती है। ज़्यादा ओवर कुकिंग नहीं होती उसकी, क्योंकि आपने जब खुले पानी में देखा और उसको निकाला और टेस्ट करके देख लिया और आपने निकाल ली अपनी सब्जी। सो वन वे दैट यू कैन मेक श्योर कि आपकी सब्जी इवनली पके इज टू कट इट इनटू स्मॉलर पीसेस। पूरे आलू या पूरा बीटरूट या पूरा ऐसा डालने लगे शलगम वगैरह, तो ये तो पकना इसका कभी ख़त्म ही नहीं होगा। तो इसलिए टू बी एबल टू अलाउ इट टू कुक ईजिली, थोड़ा आराम से कुक हो, इसलिए उसको छोटे पीसेस में काटना बेटर है। तो चंक्स में पहले काटें, या फिर ज़्यादा आपको जिस तरह से आप इस्तेमाल करने वाले हैं उस तरह से उसको और छोटे पीसेस में काट के रख लें। इस तरह से इसके पकने का टाइम जो है रिड्यूस हो जाएगा एंड इट विल कुक मच मोर ईजिली। अब हम में से सब लोग ऐसे तो है नहीं कि हम मेजर करके देखेंगे कि हाँ ये ठीक से पका या नहीं, ये मतलब कटा सबको इवन साइजेस। यूनिफॉर्म साइजेस विल गिव अस यूनिफॉर्म कुकिंग ऑब्वियसली, क्योंकि इस तरह से हर पीस जो है वो ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेटली आगे पीछे के टाइम पर ठीक ठाक पकेगा। अगर बड़े पीस कुछ बहुत बड़े कुछ बहुत छोटे हुए तो छोटे वाले पहले पक जाएंगे, बड़े वाले रह जाएंगे, और उतने में जब तक आपके बड़े पकेंगे छोटे वालों का मलीदा हो जाएगा। तो उसका कोई फायदा नहीं है। इट्स नॉट रियली, इट डजंट मेक एनी सेंस। तो जहां तक हो सके जितनी इवनली हम पीसेस किसी भी चीज का बना सके वो हम कर लें। आई थिंक अनदर गुड प्रैक्टिस वुड बी कि अगर जो भी वेजिटेबल्स, जैसे अलग अलग वेजिटेबल्स हमको पता है जिसके कुकिंग टाइम्स अलग अलग हैं, तो अगर पॉसिबिलिटी है तो लेट्स कुक दो सेपरेटली। आप जैसे पानी, लेट्स से ठंडे पानी से शुरू करना है हमको, तो हम पहले ठंडे पानी में स्टार्च वाली जो सब्जियां हैं हम पहले वो वाली डालकर उसको बॉईल कर लें। लेट्स से शकरकंदी हुई या हम आलू कर रहे हैं तो हमने उसको पहले बॉईल कर लिया और निकाल लिया। उसके बाद में उसी पानी के अंदर आपका अगर क्योंकि अब वो तब तक वो पानी खौलना शुरू हो जाएगा, तो उस खौलते हुए पानी के अंदर हम दूसरी सब्जियां डाल सकते हैं जिसको हम पका सकते हैं। तो इस तरह से स्टेजेस में भी हम अगर सिमिलर सब्जियां जिनके कुकिंग टाइम एक जैसे हों अगर हम करें तो हमको ये चीज़ मतलब ना ही हमारी एनर्जी वेस्ट होती है, ना ही टाइम वेस्ट होता है, ना ही पानी वेस्ट होता है। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आप जब भी सब्जी पकाएं तो इसको बॉइलिंग के मेथड में पकाएं तो पानी बहुत ज़्यादा ना भरें, क्योंकि उसमें जो है आपके बहुत ज़्यादा जो अगर पानी हो तो वो न्यूट्रिएंट्स उतने ही ड्रेन हो जाते हैं और वो ख़त्म हो जाते हैं आपकी सब्जी में से। तो इतना ही पानी रखें कि 1/2 इंच के करीब आपकी सब्जियों के ऊपर आपकी सब्जियां एक लेवल पे हो, एक लेयर पे हो, और उसके ऊपर एक अबाउट ½ इंच अगर पानी हो तो बस उतना पानी काफ़ी है, क्योंकि उतने में आपकी सब्जी बॉईल हो जाएगी। फिर वो जो बचा हुआ पानी होगा आपने अगर ड्रेन करना हो तो उसको ड्रेन करके आप उसको सूप में यूज़ कर सकते हैं, आप उसको किसी सॉस में यूज़ कर सकते हैं, या आप कोई करी ग्रेवी बना रहे हैं उसके अंदर यूज़ कर सकते हैं, किसी में भी आप यूज़ में उसको ला सकते हैं। अनदर थिंग इज़ कि कई बार जब आपको ज़्यादा सब्जी अगर बॉईल करनी हो लेट्स से, तो उसके अंदर आप एंड जहाँ पर आपने पानी वो निकाल देना है, आपको पानी बॉईल करके निकालना है और क्वांटिटी ज़्यादा है, इसमें आप क्या करें, बाकी सब्जियां जो है आप जैसे हमने ब्लांचिंग करी थी वैसे ही पानी को पूरी तरह से खौला लें, मतलब उसको फुल बॉईल पे ला लें पानी को। उसके अंदर नमक डालेंगे तो मैंने पहले ही बताया उसका तापमान जल्दी बढ़ेगा, तो उसको करके देन यू ड्रॉप योर वेजिटेबल्स इन इट। ना अगर सब्जियां बहुत ज़्यादा हैं तो पूरी सब्जियां इकट्ठी ना डालें, क्योंकि उसमें पकने में फिर उतना ही मतलब इवन कुकिंग नहीं होगी उसकी। थोड़ी थोड़ी करके सब्जियां डालें। बर्तन आपके बर्तन के हिसाब से ज़रूरत से ज़्यादा उसको नहीं भरें, क्योंकि आप अगर उसको बहुत ज़्यादा भर देंगे तो उसको जगह नहीं मिलेगी ठीक से पकने की, और बीच बीच में हिलाने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन वो फिर अगर उसको जगह नहीं मिलेगी तो आपकी इवनली सब्जी पकेगी नहीं। तो इट्स अ गुड आइडिया कि छोटे बैचेस में सब्जियां डालें, थोड़े में डालें। एंड इसमें जो आप जब सब्जियां आप डालेंगे तो जैसे मैंने आपका कहा फुल बॉईल है तो उसके अंदर पहले सब्जी डालेंगे तो पानी 2 मिनट पानी का टेम्परेचर 1 मिनट भर जो है कम होगा, फिर उसके बाद वापस बढ़ना शुरू होगा। तो इस टाइम पर आप जब आपका अगर आपने इसको हाई पे रख के आपने उसको ढक्कन डाल के पकाया तो क्या होगा, वो पानी उबल उबल के बाहर आना शुरू हो जाएगा।
इसीलिए द गुड प्रैक्टिस इज कि पहले पानी को बॉईल करें अच्छी तरह से, उसके अंदर सब्जी डालें और जब सब्जी बॉईल होनी शुरू हो जाए तो गैस को सिम पे करके ढक्कन डाल के उसको रख लें। उससे क्या होगा कि हीट एस्केप नहीं होगी और साथ में वो अंदर ही अंदर अपनी उसी में एनर्जी भी वेस्ट नहीं होगी और उसमें पकना शुरू हो जाएगा। बट इसमें एक और ओपिनियन ये है कि सब्जियों को खुले पानी में पकाना इसलिए अच्छा होता है क्योंकि इतनी पेस्टिसाइड्स और सारी मतलब इम्प्योरिटीज इतनी ज्यादा होती हैं हमारी सब्जियों में आजकल कि अगर हम बंद कर दें तो हम लोग उस सबको पानी के अंदर ही ट्रैप कर रहे हैं क्योंकि वो पानी के अंदर ही जा सकता है। तो कई चीजें जैसे गाजरे वगैरह हैं, अब कई लोग बोलते हैं कि बॉइलिंग में न्यूट्रिशन खत्म हो जाती है, बट आपको पता है कि जो कैरेट में जो कैरोटेनॉइड जिसको बोलते हैं उसकी जो न्यूट्रिएंट है तो उसकी मात्रा जो है बॉइलिंग से बढ़ जाती है। सो इट एक्चुअली इंक्रीजेज रादर देन डिक्रीजिंग। तो उस तरह से हम कई चीज़ें हैं, कैरेट्स हैं या फिर आलू वगैरह भी है, जैसे कि उसको इट्स नो हर्ज नहीं है कि आप उसको खुले खौलते हुए पानी में, चलते पानी में अगर उसको बॉईल करें, दैट इज़ ऑल्सो ऑल राइट, उसमें भी कोई खराबी नहीं है क्योंकि बोलते हैं उसकी जो एसिड्स होते हैं, जो इम्प्योरिटीज होती हैं वो स्टीम के साथ में उड़ जाती है। तो यू कैन यूज बोथ द मेथड्स। अब these are root vegetables and things like that जो tough थोड़ी vegetables हैं। Now come our delicate vegetables that are the greens। हम लोग को हर टाइम पे ये चिंता रहती कि हमारी greens खराब ना हो जाए। greens को पकाने के लिए खौलता हुआ पानी और थोड़ा सा टाइम, जैसे हम ब्लांच कर रहे हैं उससे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है इसको। जो हम ब्लांचिंग में हम मुश्किल से 30 सेकेंड्स 1 मिनट वगैरह लगाते हैं, यहाँ पर ग्रीन्स को पूरी तरह से पकाने के लिए 2 से 3 मिनट 4 मिनट भी लग जाते हैं। अगर ग्रीन्स ज्यादा और आपको लगे कि आपको यू वांट टू कवर इट, लेकिन इसको ग्रीन्स को कहा जाता है बिल्कुल भी कवर नहीं करना, बिकॉज ग्रीन्स को आपने कवर किया तो उसको क्लोरोफिल जो उसका ग्रीन पिगमेंट है वो पिगमेंट उसका खराब हो जाता है और ग्रीन्स आपके डिस्कलर हो जाते हैं। तो वो तो डिस्कलर हो जाए तो एक बहुत ही भद्दा सा जो इतना सुंदर ग्रीन रंग हो जाता है वो ग्रीन ग्रे एक अजीब सा उसका रंग फिर हो जाता है। तो उसमें जो है आपको आपकी सब्जी अच्छे बनने के बजाय खराब ही हो जाती है। तो इसमें भी अगर आप थोड़ा सा नमक डालें तो उसका रंग और तेज होता है। ग्रीन को भी इसको निकाल के ठंडे पानी में डालें और उसका रंग बरकरार रहता है। एंड ये भी कहा जाता है कि आप उसमें सोडा थोड़ा सा डाल सकते हैं, लेकिन सोडा डालने से आपको पता है चीज़ जो है नरम हो जाती है, तो ग्रीन जो है ज़रा मशी हो जाएगी आपकी। एंड सोडा किसी में भी आप सब्जी में पकाने में डालेंगे तो वो उसका जो है ना टेक्सचर थोड़ा सा बदल जाएगा, इट विल बिकम रियली मशी एंड नॉट वेरी नाइस। तो उसको पकाने के लिए बेटर है कि आप ना ही इस्तेमाल करें। बर्तन आप जो इस्तेमाल करेंगे ढक्कन वाला हो तो अच्छा रहता है क्योंकि जल्दी उसमें पकता है। आप एक बार इसीलिए कहते हैं कि सब्जी को बहुत अच्छी तरह से धो लें, छिलका निकाल ले, धो लें, छिलके समेत कर ले, धो लें और करके फिर उसको बॉईल करना शुरू करें ढक्कन से। या फिर अगर खुला पानी में करना चाह रहे हो तो आप खुले पानी में भी इसको कर सकते हैं। तो ये सब तो कुकटॉक पे हो रहा है, मतलब गैस स्टोव पे हम लोग कर रहे हैं। हमने रूट वेजिटेबल्स किए, हमने ग्रीन्स किए। तीसरी जो चीज़ है वो है माइक्रोवेव ओवन। हम लोग सब कितना यूज़ करते हैं माइक्रोवेव ओवन, हम लोग सब यूज़ करते हैं। माइक्रोवेव ओवन में भी सब्जियां अच्छी तरह से बॉईल हो जाती हैं और एक लेवल पे बॉईल होती हैं। इसमें भी है सब्जियां आप अपनी अच्छी तरह से काट लें, उसमें सिर्फ उतना पानी डालें जितने की उसको ढकने तक की ज़रूरत हो। उसके ऊपर आप जो है या तो क्लिंग फिल्म, वो पॉलिथीन का जो पेपर आता है, स्टिकी पेपर जो आता है, वो डालकर आप उसको साइड में ऊपर से होल्स बना दे ताकि उसकी स्टीम एस्केप हो जाए, वो आप कर सकते हैं। या दूसरी तरह एक और चीज़ आती है, उसके ढक्कन भी आते हैं कईयों के जिसमें कि ऊपर स्टीम होल्स बने हुए होते हैं छोटे छोटे ताकि स्टीम एस्केप हो जाए। से अबाउट 5 मिनट्स, 4 to 5 मिनट्स इन द माइक्रोवेव। अब कई माइक्रोवेव्स में लेवल कांस्टेंट है, लेकिन देर आर अदर माइक्रोवेव्स जिसके अंदर लेवल्स जो है हाई और लो होते हैं। तो ये पहले उसको लेवल को हाई कर लें और उसके अंदर डालें। इसको निकालने के टाइम पे यू हैव टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल, क्योंकि माइक्रोवेव में क्या होता है, पानी जब उबलता है तो वो पूरी जो हीटिंग होती है, इट्स अनलाइक योर गैस के ऊपर। जैसे मैंने कहा पहले नीचे पानी गर्म होता है, उसके बाद में ऊपर उठ के आता है। इसमें माइक्रोवेव की कुकिंग में वैसी बात नहीं है। माइक्रोवेव की कुकिंग में
पानी एक ही दम में पूरा गर्म होता है, इसलिए आप जब उसको निकालें तो एक तो उसमें भाप बहुत भारी होगी, सेकेंडली आप अगर जब चम्मच या कुछ डालेंगे तो एकदम पानी सडनली आपको लगेगा कि सब कुछ गर्म हो गया। फॉर इंस्टेंस आप अगर माइक्रोवेव में कोई भी चीज़ को रीहीट कर रहे हैं, लेट्स से कोई लिक्विड रीहीट कर रहे हैं, दाल रीहीट कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो आपको ऊपर ऊपर आप हाथ लगाएंगे तो आपको लगेगा अरे ये तो गर्म नहीं हुई, बट आप उसको चम्मच लेके हिलाएंगे तो आप रियलाइज करेंगे कि कितनी गर्म है वो, एकदम गर्म हो जाता है सारा का सारा। तभी जब बोलते हैं कि पानी आप अगर खाली पानी अगर बॉयल कर रहा है माइक्रोवेव में तो इट इज सजेस्टेड समटाइम्स कि आप एक चम्मच साथ में डालें, क्योंकि वो पानी एकदम बाहर निकले तो उसके अंदर आपने चम्मच डाला तो वो रिएक्शन उसका ऐसे होता है कि वो एकदम उठ के जैसे वोल्केनो का इरप्शन होता है वैसा इरप्ट होता है एंड यू कैन हर्ट योरसेल्फ। सो ये भी चीज़ ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है। तो माइक्रोवेव में भी आप बॉइलिंग कर सकते हैं। एक और चीज़ बॉइलिंग में जो बहुत अच्छी है वो कि आप रिडक्शंस बहुत हो सकती है, मतलब आपकी सॉसेस वगैरह बनानी हो या आप कुछ भी अगर कर रहे हो जिसमें कि आप लेट्स से पानी उसका रह गया, आपने वो परफोरेटेड स्पून लिया, बेसिकली झारा लिया या स्लॉटेड स्पून जो होते हैं जिसमें कट्स होते हैं, उससे लेकर आपने सब्जी अपनी अंदर से पहले फटाफट निकाल ली और उसके बाद निकालने के बाद पानी जो बचा उसके अंदर आपने और थोड़े फ्लेवर्स डाले और आपने डालना चाहा तो थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर डाल के उसको थिकन करके आप उसकी सॉस बना सकते हैं या उसके अंदर दूसरी चीज़ और कुछ डालकर उसको अच्छी तरह से पका सकते हैं। तो ये स्लो मेथड है, स्टेडी मेथड है और बहुत ही आसान है हम लोगों के लिए। जैसे जैसे हम करें और जैसे जैसे हम ध्यान दें इसकी तरफ कि किस तरह से कितना पक रहा और कितना नहीं पक रहा है, उसके हिसाब से हम इसको बहुत ही इफ़ेक्टिवली और आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताना चाह रही हूँ। अब कई बार अगर आप देखें कि आप सिर्फ अगर पानी बॉईल कर रहे हैं तो आपका पानी अच्छा भला बॉईल होते रहता है, मतलब उबल उबल के बाहर नहीं आता, दूध वगैरह सब उठ के बाहर आ जाता है, बट पानी कभी उबल के आपका बाहर नहीं आता। लेकिन आप उसके अंदर लेट्स से आप चाय बना रहे हैं तो आप जब तक पानी बॉईल हो रहा है तो वो अपना अच्छे से, मतलब वो जैसे बोलते हैं धीरे धीरे से बॉईल होते होते वो रोलिंग बॉईल में फुल गर्म हो जाता है। बट आपने उसके अंदर जैसे ही आपने कुछ भी अंदर डाला, चाहे वो चाय की पत्ती हो, चाहे वो आपकी चीनी हो या कुछ भी हो, इमिजिएटली उठ के आता है। या फिर आप अगर नोटिस करें, आप जब लेट्स से मैगी नूडल्स वगैरह बना रहे हैं, अब मैगी आप बना रहे हैं तो उसके अंदर पानी आप पूरा गर्म कर लेते हैं, उसके बाद में आपने नूडल्स डालने से पहले अगर मसाला डाला तो मसाला डालते ही सब कुछ ऐसे उठ के आता है जैसे पता नहीं क्या हो गया उसके अंदर। ये इसका भी एक कारण है। इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट कारण ये है कि जो बबल्स हैं, बहुत सारे बबल्स बॉइलिंग में तो ऊपर ऊपर को आ ही रहे हैं। फुल बॉयल में हमने कहा कि कांस्टेंट बड़े बड़े बबल्स होते हैं, बट एट द सेम टाइम सरफेस पे, बेस पे, साइड्स पे छोटे छोटे बबल्स साथ साथ में होते हैं। अब वो बबल्स जो है इतने नहीं है, उतनी जगह नहीं है कि वो बबल्स भी फूट कर ऊपर आ जाएं। तो ये बबल्स जो है जैसे ही आप अंदर कुछ डालें तो ये चुंबक की तरह ये बबल्स को पूरी तरह से लाइक मैग्नेट की तरह ना, ये दे फाइंड अ मीडियम टू अटैच देमसेल्व्स टू। तो वो मीडियम को उन्होंने अटैच किया अपने आप को और उस पार्टिकल के आसपास, लेट्स से आपकी चाय की पत्ती, आप इमेजिन करिए एक चाय की पत्ती का दाना लें और उसके अंदर आपने अंदर डाला तो इमिजिएटली वो जो एक बबल है जो इधर उधर हो रहा था छोटा वाला, वो उसको पकड़ के उसके अराउंड देयर इज एन एनर्जी फील्ड, मतलब एक खूब सारे स्टीम, हॉट स्टीम वाला जैसे एनर्जी फील्ड क्रिएट हो जाता है और ये इमिजिएटली इस एनर्जी फील्ड के साथ इसको एक मीडियम मिल जाता है, एक दम मिल जाता है ऊपर उठने को। इसलिए इमेजिन करें आपकी पूरी चम्मच 2 चम्मच अगर आपने चाय की पत्ती डाली तो कितना फटाफट सारा कुछ उठ के ऊपर आएगा। सो दैट इज द इंटरेस्टिंग फैक्ट। सोचिए इतनी सी चीज़ है, आप उसको डालते उसके पीछे कितना साइंस है कि किस तरह से सब कुछ इकट्ठा ऊपर उठ के आ जाता है। दैट इज़ द रीज़न वाई ऑल्सो जब आप माइक्रोवेव के अंदर चीज़ें गर्म करते हैं तो ये पानी जो है हर वक्त अंदर पूरी तरह से खौलता हुआ है और थोड़ा सा भी आपने उसके अंदर कुछ डाला तो उसमें वो स्पेस और उसको वो एनर्जी मिल जाती है वापस ऊपर उठ के आने की। सो दैट इज द रीजन वाई आप टी बैग डालें या कुछ डालें। मैं पढ़ रही थी कहीं पर जिसमें कि एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बोल रहे थे, यही चीज़ को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे कि मैंने अपना कप पानी का वो एग्जाम्पल दिया हुआ था कि मैंने अपना पानी का कप ना माइक्रोवेव में खाली कप रखा बॉयल करने को, तो अच्छी तरह से बॉयल तो हो गया, बट मैंने निकाला और जब मैंने टी बैग डाला उसके अंदर, मतलब पानी पहले अंदर बहुत शांत था। माइक्रोवेव में अगर आप नोटिस करें आपका पानी कभी भी जैसे गैस के ऊपर उबलता है माइक्रोवेव में वैसा नहीं उबलता। इट्स अ वेरी इवन एंड अ वेरी शांत काइंड ऑफ
हीटिंग, पानी की जो हीट होती है, बॉईल भी हो गया होता है तो भी, बट उसके अंदर आपने चाय की पत्ती का लेट्स से टी बैग डाला, आपने टी बैग डाला और आपका पानी इमिजिएटली उबलना शुरू हो जाएगा। इसको कभी ट्राई करके देखिए बहुत ध्यान से, पानी उसका उबलना शुरू हो जाता है। फिर वही है फैक्टर कि उसको जो है अब तक डिस्टर्ब नहीं किया था उसकी सरफेस को, पर जैसे ही आप उसको डिस्टर्ब करते हैं तो वो पूरा जो है उसको उसके साथ में उस मीडियम को यूज करके अपनी एनर्जी रिलीज करता है। तो इस तरह से बॉइलिंग होती है। अब ओवर बॉइलिंग, अंडर बॉइलिंग, दैट्स अनदर थिंग। कई चीजें आप जो हम जब बॉईल कर रहे होते हैं, तेज पानी में क्यों बॉईल करते हैं? पहले तेज पानी में बॉईल करके उसके बाद सिमर करते हैं, क्योंकि कई चीजें ऐसी हैं जो थोड़ी कितना भी करो आप टाइम लगता है उसको पकने को। आपने खुले पानी में भी आपने पकाना चाहे तो आप पका लोगे, आप ढक के पकाना चाहें तो भी आप पकाओगे। लेकिन कई चीजें ऐसी होती हैं कि जिसको आपको खुले पानी में, खौलते पानी में ही पकाना होता है। फॉर इंस्टेंस पास्ता, अगर आप पास्ता ले, आपने कभी भी पास्ता आप उसको तेज पानी में करके उसको धीमी आंच पे करके नहीं पकाते। हम जैसे सिमरिंग करते हैं, अब उसमें हम तेज चीज करके एक बार पकना शुरू हो जाए तो उसके बाद हम उसको सिमर करके उसके अंदर पकने देते हैं अपनी करी को या किसी भी चीज को। लेकिन पास्ता को अगर आपने लेट्स से धीमी आंच पे पकाया तेज करके और उसको धीमा करा तो आपका पास्ता खराब हो जाएगा, क्योंकि उसमें क्या होगा कि उस गर्म पानी में आपका पास्ता बाहर बाहर से तो पक जाएगा लेकिन अंदर तक नहीं होगा। और जब आप सिमर करके उसको पकाएंगे तब तक वो अंदर जब तक पहुंचेगा तब तक आपका पास्ता पूरा एकदम मशी हो जाएगा। तो इसलिए आपको पास्ता जो है खुले पानी में, खौलते हुए पानी में एक ही रेगुलर टेम्परेचर पे उसको पकाना होता है। उसी तरह से वो एक ही टेम्परेचर से अंदर से बाहर तक पूरा पक जाता है। सो दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि स्पेसिफिसिटी जो है, हर चीज स्पेसिफिकली पकाना है। इसमें अच्छी चीज ये है कि आप अपना टेस्ट कर सकते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम। इफ यू आर नॉट श्योर कि टाइम ठीक है या नहीं, कि मैंने आपको बताया कि 10 मिनट लगेंगे तो 10 मिनट में ही पकेगा, नहीं। आपकी सब्जी की क्वालिटी पे, पानी पे डिपेंड करता है कितनी जल्दी या कितना लेट पके। तो यू कैन ऑलवेज ड्रॉप इन, जैसे मैंने पहले बताया, फोर्क डालें या चाकू डालें या उसको एक स्लॉटेड स्पून झारे से या कुछ से एक पीस बाहर निकाल लें और उसको हाथ लगाकर देख लें कि आपका कितना अच्छे से पका है या नहीं पका है। तो ये मोटा मोटा आपका रहा आपका बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट बॉइलिंग। एंड इसको बहुत अच्छी तरह से यूज करें बिकॉज बहुत ही यूजफुल मेथड है। हम लोग प्रेशर कुक करते हैं, सब है ठीक है, बट दिस इज एन एक्सट्रीमली हेल्दी वे ऑफ कुकिंग। खासकर ग्रीन्स वगैरह हमारी अच्छी रहे, ग्रीन्स हमारी ब्राइट रहे, हमारी सब्जियां ब्राइट रहे, तो इसमें दिस इज अ वेरी नाइस वे ऑफ कुकिंग फूड एज वेल। अब एक और चीज जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाह रही हूँ विच इज रिलेटेड टू मिल्क एंड बॉइलिंग इज a process called pasteurization। अब पैस्चराइज, हम जो दूध के हमारे पास जो पैकेट आते हैं, वो सब पैकेट्स जो आते हैं वो पैस्चराइज्ड मिल्क उसको कहते हैं। पैस्चराइजेशन का मतलब क्या है? लुई पास्चर साइंटिस्ट थे जिन्होंने जिनके नाम पर ये मेथड रखा गया है, इसको नाम दिया गया है। इसका मतलब बेसिकली ये है, ये एक ऐसी टेक्निक है जिससे कि किसी चीज को बहुत ज्यादा इमीडिएटली गर्म करके कुछ ही सेकंड्स में उसको ठंडा कर दिया जाता है। उससे क्या होता है कि बेसिक जो इम्प्योरिटीज होती है किसी चीज में, खासकर दूध, ये बहुत ज्यादा दूध में यूज होता है, उसमें क्या होता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, पैथोजेंस होते हैं या फिर वायरसेस या बैक्टीरिया होता है, वो इमीडिएट जो उसको हीट इंड्यूस की जाती है, उस हीट में वो मर जाते हैं काफी सारे। एंड उसके बाद उसको एकदम से ठंडा कर दिया जाता है, तो वो उसकी स्टोरेज, उसकी बेसिकली शेल्फ लाइफ बहुत उसका बढ़ जाता है उससे। सो इसमें अलग अलग मेथड्स होते हैं। तो मोस्ट कॉमनली यूज जो मेथड है उसमें क्या करते हैं, दूध को, जो हमारे पास जो दूध आता है पैकेट्स में, जो कि हफ्ता 2 हफ्ता हम रख सकते हैं इसको फ्रीजर के अंदर या कुछ, इसके अंदर क्या होता है कि आपका 71 डिग्रीज में, मतलब दूध को लेकर 71 डिग्रीज का इमीडिएटली 15 सेकंड के लिए बॉईल किया जाता है और उसको इमीडिएटली 40 डिग्रीज तक ड्रॉप कर दिया जाता है उसको, एंड उसको फिर स्टोर तब उसके बाद में पैक करते हैं। तो इससे जो है इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है बिकॉज इम्प्योरिटीज उसकी काफ़ी हद तक निकल जाती है। बट इसमें एक डिसएडवांटेज ये भी है कि इसको करने से काफ़ी सारे जो उसकी जो अच्छी प्रॉपर्टीज़ हैं, जो विटामिन है, ए है, डी है, उसका जो लैक्टोबैसिलस है, लैक्टिक एसिड वगैरह है, वो भी कुछ हद तक डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसीलिए आप अगर रियलाइज़ करें कि दूध, कई बार हम लोग जो लैक्टोज इंटॉलरेंट हो जाते हैं, जिनको दूध पीने से स्टमक की प्रॉब्लम होनी
शुरू हो जाती है या गैस होती है या कुछ होता है, दैट ऑल्सो हैपन्स क्योंकि इसमें से ये सब चीज़ें निकल गई होती हैं। और तो इसको टू मेक इट डाइजेस्टेबल, ये पैस्चराइज्ड मिल्क के अंदर ये लोग साथ में कुछ सिंथेटिक चीज़ें भी डालते हैं सो दैट द मिल्क कैन बी कंज्यूम्ड एंड डाइजेस्ट हो जाए। अब तभी तो अगर कच्चा दूध अगर आप लें, कच्चे दूध में ये प्रॉब्लम नहीं होती, बट हर एक को कच्चा दूध मिलना इजी भी नहीं होता और हम लोग सब जाके कच्चा दूध ला भी नहीं सकते और हमको स्टोर करना पड़ता है। सो दैट इज बेसिकली द मेथड ऑफ पैस्चराइजेशन फॉर द सेक ऑफ शेल्फ लाइफ एंड टू मेक द मिल्क मोर कंज्यूमेबल। अब एक साथ में और एक तरीका जो होता है वो है होमोजेनाइज्ड मिल्क। होमोजेनाइज्ड मिल्क इज व्हाट यू गेट इन योर टेट्रा पैक्स वगैरह, इसके अंदर जो हमको मिलता है। तो इसमें क्या होता है, होमोजेनाइज्ड दूध में ज़्यादा करके टेट्रा पैक्स में ज़रूरी नहीं है होमोजेनाइज्ड एक्चुअली होता है, टेट्रा पैक में और किस अलग अलग तरीके से होता है, बट होमोजेनाइज्ड मिल्क मतलब बेसिकली होमोजिनस मिक्सचर, जिसका मतलब इवन है सब कुछ उसके अंदर। अब क्या होता है, अगर होमोजेनाइजेशन में जो दूध होता है उसमें बेसिकली जो फैट्स होते हैं दूध के अंदर, उसके नेचुरल फैटी एसिड्स वगैरह होती हैं, मलाई वगैरह जो होती है वो दूध के अंदर ही रह जाती है। अब नहीं तो क्या होता है, हमारा जो रेगुलर हम पैस्चराइज्ड अगर मिल्क देखें, आप बॉईल करके दूध करें और दूध को अगर आप ठंडा कर दें तो ठंडा करने में क्या होता है कि आपका जो है मलाई पूरी जो है ऊपर जम जाती है और नीचे आपका दूध जो है स्किम्ड मिल्क मतलब बिना मलाई के बिना फैट के दूध रह जाता है। सो आपके दूध में से काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज वो मलाई के साथ में ख़त्म हो जाती है। वेराज होमोजेनाइजेशन में क्या होता है कि दूध जो है, जो आप रेगुलर दूध अगर गाय का दूध या भैंस का दूध ले तो उसके अंदर ये सब जो प्रॉपर्टीज़ हैं, इसके जो फैटी एसिड्स वगैरह सब जो हैं और फैट जो इसका है उसके अंदर ही दूध के अंदर मिला हुआ होता है, ऐसे अलग नहीं होता। तभी उससे अगर आप कुछ चीज़ बनाएं या आप अगर दही जमाए वगैरह तो वो बहुत इवनली और बहुत गाढ़ा जमता है, बिकॉज उसमें से फैट अलग नहीं हुआ है, फैट उसके अंदर ही है, जिसकी वजह से आपका दूध बहुत अच्छी तरह से दही बहुत अच्छी तरह से जमता है। तो ये कुछ कुछ चीज़ें मेरे को लगा बहुत ज़रूरी थी हम लोग को सबको जानने की और बहुत इंटरेस्टिंग लगी मेरे को। जब मैं पढ़ रही थी तो मुझे ये सब चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग लगी, इसलिए मैंने सोचा ये हम सबको मालूम होना चाहिए फॉर आवर रेगुलर कंजम्पशन एंड फॉर आवर रेगुलर यूज़। आई होप आप लोग को इससे फ़ायदा मिला हो और आप बॉइलिंग जो है एज अ मेथड ऑफ कुकिंग इस्तेमाल कर पाएंगे मोर कॉन्फिडेंटली। एंड एज़ यूजुअल मैं अवेलेबल तो हुई ही इन एनी केस आपके सवालों का जवाब देने के लिए। हमारे साथ डिस्कस करिए, हम लोग को सोशल मीडिया पे फॉलो करिए, हमारी यूट्यूब चैनल पे हमको लाइक करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए और अपने कमेंट्स यूट्यूब पर और पॉडकास्ट पर एंकर पर डेफिनेटली छोड़िए। हमारा सोशल मीडिया फेसबुक पेज है हमारा और इंस्टाग्राम है इसी नाम से, रसोई के रहस्य, RASOIKERAHASYA। तो आप हमसे जुड़े रहिए और बातें करते रहिए हर वक्त, क्योंकि आप लोग जैसे जैसे हमको बताएंगे आपको क्या पसंद आया और क्या नहीं पसंद है और आगे और क्या जानना चाहते हैं, सो इट मेक्स इट ईजियर फॉर मी टू बी एबल टू डिसाइड। और आपको जो इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है अपनी तरफ से तो मैं दूंगी ही, आपकी तरफ से और जो भी आप सुनना चाहें हमें ज़रूर बताइए। एंड अगली एपिसोड तक हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू। आओ मिलकर खोले हम रसोई के रहस्य, आओ मिलकर खोले हम रसोई के रहस्य, आओ मिलकर खोले